हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विशाल एक बार फिर एसएसटी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अपन बात करेंगे चैप्टर 2 जियोग्राफी के फॉरेस्ट एंड दी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कि जो इंडिया की डाइवर्सिफिकेशन है कैसी है, फ्लोरा एंड फौना की क्या चीज़ है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़ क्या चीज़ है, रीजंस क्या है उनके कम होने का। ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट्स देखेंगे। इसके बाद अगर बात करें फॉरेस्ट के टाइप्स देखते हैं और रोल ऑफ कम्युनिटीज़ इन प्रोटेक्टिंग दिस वाइटल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आई होप आपने इससे पहले चैप्टर फर्स्ट भी देखा होगा। ठीक है, जिसमें अपन ने सॉइल की बात की थी, रिसोर्सेज की बात की थी। तो ये चैप्टर इससे आगे के लिए अपन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे इस चैप्टर को। सबसे पहले बात आती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब क्या है, वो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन कंप्राइज प्लांट कम्युनिटीज दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, तो वो वेजिटेशंस जो क्या है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के भी क्या है ग्रो कर सकती है, क्या कहलाती है, नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हो गए, फॉरेस्ट बिना किसी इंसान के ग्रो करते हैं ना। ठीक है, ग्रास लैंड हो गए, छोटी मोटी घासें हो गई, और अदर वेजिटेशंस हो गए, ये क्या होते हैं बिना किसी इंसान की इंटरफेयर के क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। इनका दूसरा नाम क्या आता है, एक वर्जिन वेजिटेशन। दूसरा नाम क्या है, वर्जिन वेजिटेशन। एमसीक्यू में अगर आए वर्जिन वेजिटेशन कौन से वेजिटेशन को कहा जाता है, तो नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आता है एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो क्या होती है, दिस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नेटिव टू अ स्पेसिफिक रीजन एंड फाउंड नोवेयर एल्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीसीज वो हो गई जो किसी स्पेसिफिक एरिया की क्या है, मूल प्रजाति है, किसी स्पेसिफिक एरिया की क्या है, नेटिव है, या वो वहीं पे ही हमेशा से रहती है, तो वो क्या कहलाती है, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, इकोसिस्टम की अगर बात करें, इकोसिस्टम क्या हो गया, इकोसिस्टम एक पूरा सिस्टम हो गया जिसमें सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये साथ में रहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम इज एन कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसमें क्या आ गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उनका एक जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो हम इंसान भी क्या है, इंसान भी इसी इकोसिस्टम का पार्ट है। हमको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ मतलब हो गया एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई एनिमल है, शेर है, वो अपने जंगल में रह रहा है, तो उसके लिए वो क्या है, उसकी लाइफ है, तो उसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ। फ्लोरा एंड फौना की बात करें, फ्लोरा क्या हो गया, प्लांट लाइफ को क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, जबकि फौना क्या हो गया, एनिमल्स को फौना, और फ्लोरा तो हो गई प्लांट। ठीक है, फ्लोरा से फ्लावर समझ के प्लांट कर दो और फौना को एनिमल समझो। ठीक है ना, तो फौना मतलब हो गया एनिमल और फ्लोरा मतलब हो गया प्लांट। अगर आ जाए फ्लोरा रेफर्स टू, है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोरा से क्या मतलब है, तो फ्लोरा से मतलब होता है प्लांट से, जबकि फौना का मतलब हो गया एनिमल। ठीक है, फ्लोरा और फौना जो है उसका इंडिया में क्या भी रेफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, अभी बहुत ज़्यादा रीच वैरायटी है किसकी, फ्लोरा की। फ्लोरा का मैंने बताया था प्लांट होता है। ठीक है ना, 47,000 प्लांट्स है, इंक्लूडिंग 15,000 फ्लोवरिंग स्पीसीज दैट आर एंडेमिक। द कंट्री इज इक्वल इन रिच फोना। ठीक है, फोना में भी अपन काफ़ी आगे हैं। ठीक है, 81,000 एनिमल्स स्पीसीज हैं, इंक्लूडिंग मोर देन 1,200 बर्ड स्पीशीज, ओवर 25 फिशेज स्पीसीज। ठीक है,
तो याद रखना इंडिया क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। आगे अगर बात करें अपन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन इंडिया, ठीक है, तो कुछ स्पीशीज़ क्या है, इंडेंजर्ड है, मतलब ख़त्म होने की कगार पे, ठीक है। थ्रेट टू एक्सटेंशन, इसमें कौन कौन से आ गई, जैसे चीता हो गया, ठीक है, पिंक हेडेड डक हो गई, माउंटेन क्वेल हो गया, और फॉरेस्ट स्पॉटेड ओलेट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें एक्सटेंशन या इंडेंजर्ड है, मतलब कभी भी ख़त्म हो सकती है। एक यहाँ पे नाम आता है मधुशुआ सिग्निश, ठीक है, ये एक महुआ एक पौधा होता है, उसी का ही क्या है, एक वैरायटी ये देखने को मिलती है। और एक है हुबर्दिया, ये क्या है, ग्रास स्पीसीज है। तो अपन को तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो चीता याद रखना और पिंक हेडेड डक याद रखना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्या है, ये दो चीज़ें अपन को आराम से याद रखनी है कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। इसके बाद बात करें थ्रेटेंड स्पीशीज़ कौन सी होगी, देखो जो लार्जर एनिमल है उसमें 79 स्पीशीज़ ऑफ मेमल, 44 ऑफ birds, 15 of reptiles and 3 of amphibians are facing the threat of extinction in India. Around 1500 plant species are also at risk. तो ये डेटा क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखना एक आइडिया के अकॉर्डिंग, जैसे कि कितनी हमारी इंडिया में कितनी स्पीसीज़ को आज खतरा है कि वो ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, देखो ये अपना पहले वाले सिलेबस में था, अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। स्पीसीज़ की क्लासिफिकेशन किया गया, किसने किया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, याद रखना IUCN इसने किया। नॉर्मल स्पीशीज़ वो होती है जिसकी पॉपुलेशन लेवल क्या है, नॉर्मल है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। एक्सटेंट कौन सी होगी कि वो मिलती ही नहीं है, ऐसी स्पीसीज़ जो कभी मिलती ही नहीं है, ठीक है। और वल्नरेबल स्पीसीज़ कौन सी होगी, वो पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइनिंग, है ना, ऐसी स्पीशीज़ जिसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है, वो स्पीशीज़ जो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है एक्सटेंशन होने का। और रेयर स्पीसीज नाम से ही पता चल रहा है कि कोई कम या लोकलाइज जो किसी स्पेसिफिक रीजन में अपन को कहाँ पे देखी जाती है, वो रेयर स्पीसीज होगी। एंडेमिक क्या होगी, एंडेमिक होगी कि स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरियाज ड्यू टू नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स, ठीक है। मतलब क्या हो गया, स्पीसीज कन्फाइंड, मतलब क्या हो गया, ऐसी स्पीसीज जो ये मान लो कि ख़त्म ही होगी, ठीक है, क्या हो गई, ख़त्म ही हो गई है, ठीक है। कॉजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जो फ्लोरा और फोना है ना, उसका डिप्लेशन, उसके ख़त्म होने के कारण क्या है। सबसे पहला अगर अपन देखें, सबसे पहला कारण आता है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। बिटवीन 1951 टू 1980 ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। तो देखो 30 सालों के अंदर 26,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया क्या एग्रीकल्चर लैंड में बना दिया गया। तो ये क्या है, अब यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी डाइवर्सिटी थी, जीव जंतु थे, वो क्या थे, वो सारे तो ख़त्म हो गए, है ना। इसके बाद बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, ठीक है, स्लैश एंड बर्न ये अपना आगे चैप्टर 4 है, एग्रीकल्चर है, जियोग्राफी में उसी में ही आएगा, मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या है एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, और क्या है, जो वहाँ की जो भी फ्लोरा और फोना है उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इनरिचमेंट ऑफ प्लांटेशन, देखो व्हेन कमर्शियल वैल्यूएबल सिंगल स्पीसीज प्लांटेशन आर प्रमोटेड, इट्स कॉल इनरिचमेंट plantation. This practice has been followed in some parts of India, leading to elimination of other diverse species. अब होता ये है कि अगर आप एक ही जैसे प्लांट को अगर बार बार हर जगह वही उगाओगे तो क्या उसमें डाइवर्सिटी होगी, नहीं होगी, है ना। तो डाइवर्सिटी इससे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है।
तीसरा अगर देखें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अपन को पता है जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, उससे क्या हो रहे हैं, उससे सिग्निफिकेंटली फॉरेस्ट है, ठीक है, रिवर्स है, ये सब क्या हो रहे हैं, ये खराब हो रहे हैं, ठीक है। जैसे डैम बना दिया तो जंगल काटने ही पड़ेंगे, है ना, लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। माइनिंग हो गया, माइनिंग आप सभी को पता है कि माइनिंग करते हैं तब कितना जो अर्थ के क्रस्ट में जितना भी मिनरल्स और होता है वो अपन सारे निकाल देते हैं, ठीक है। और माइनिंग भी बहुत अपन कह सकते हैं इंटेंसिव तरीके से कर रहे हैं, है ना, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। इसके बाद अनइक्वल एसेस ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल है ना, पैसे वालों के पास ज़्यादा है और गरीबों के पास कम, और इससे क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा ऊंच नीच का फ़र्क आ रहा है और एनवायरनमेंट को भी क्या है बहुत ज़्यादा अपन ये कह सकते हैं नेगेटिव फेज से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द हिमालयन येव। देखो हिमालयन येव की बात करें तो ये एक तरह का एवरग्रीन ट्री है, ये ध्यान रखना, एक कॉन्फेरियस एवरग्रीन ट्री है ये, ठीक है। ये मेडिसिलिन प्लांट फाउंड इन पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल। तो ये बेसिकली कहाँ है, ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलने दिखेगा, ठीक है। यूज़ किस में आता है, एक्सट्रैक्ट टेक्सोल एंड अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ट्रीटिंग कैंसर, ठीक है। तो ये याद रखना हिमालयन येव में क्या है, टेक्सोल मिलता है जो एक केमिकल कंपाउंड है कैंसर के इलाज में काम आने वाला, ठीक है। थ्रेट क्या है इसको, थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन डिफरेंट एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये क्या है, ये हजारों जो हिमालयन येव है ये क्या हो गए, ड्राइड अप हो गए, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते थे। यूज़ किस में आता है, टेक्सोल, जो कैंसर इलाज में काम आता है। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। सोशल इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन, ठीक है। अब देखो, आप रिसोर्सेज जितने भी निकालो लेकिन सोशली उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सोशल रिसोर्सेज हैव एडवर्स सोशल consequences. Women often bear the brunt of collecting resources like fuel, fodder, water, increasing their workload. In some villages, women walk several kilometers to fetch drinking water. तो ध्यान रखना, गाँव में क्या होता है, महिलाएं आप देखते होंगे, मूवीज़ और में देखी होगी, मटका लेके अपने सिर पे दूर दूर से क्या है पानी ये सब लेके आती है। तो बेसिकली क्या है, फीमेल्स का ही उनका काम क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ अपन को देखा जाता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या है, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करें, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये याद रखिएगा। ये क्या है, अपनी जो भी देखो 1960 से 70s तक क्या हुआ था, जो भी कंजर्वेटिव्स थे, है ना, लोगों ने क्या डिमांड करनी शुरू की कि भाई अगर आप ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन करते रहोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, डाइवर्सिटी एकदम ख़त्म हो जाएगी। और कभी मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा डाइवर्सिटी कितनी ज़रूरी क्यों होती है। अब क्या हुआ, तो इन सब डिमांड की सुनते हुए एक एक्ट आया जिसका नाम क्या था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, एकदम कंपलसरी है, इसको ज़रूर याद करके जाना है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्रिएटिंग एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, ठीक है। एक लिस्ट तैयार करना है जिसमें क्या है सारे प्रोटेक्टेड लिस्ट स्पीसीज के नाम आए, ठीक है। बैन करना है क्या, हंटिंग, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी हंटिंग बैन कर दी गई। रिस्ट्रिक्टिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ठीक है, उनका ट्रेड बंद कर दिया गया, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन दिया गया वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को। इसके अलावा नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या है बनाई गई, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है नेशनल पार्क के कंपैरिजन में, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर। इसके अलावा स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाए गए लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना, स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। अगर बेनिफिट की बात करें, कंजर्वेशन क्यों किया गया, बेनिफिट क्या होता है कंजर्वेशन का, देखो कंजर्वेशन ऑफर्स न्यूमेरियस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल
ecological diversity, preserving ecological diversity and protecting essential life support system like water, air और soil। ठीक है, तो ये याद रखना कि कंजर्वेशन क्या होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, क्या करता है, प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और प्रोटेक्ट करता है एसेंशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक जिसके सहारे हम जी रहे हैं, हवा, पानी और सॉइल। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें अगर फॉरेस्ट की, ठीक है, फॉरेस्ट को बेसिकली क्या है, 3 पार्ट्स में बांट रखा है। रिजर्व, देखो रिजर्व में क्या होता है, इंडिया का आधा से ज़्यादा पार्ट कौन से एरिया में आता है, रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। ठीक है, और ये क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल है फॉर कंजर्वेशन। दूसरा आता है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में क्या आता है, 1/3 एरिया जो है टोटल फॉरेस्ट का वो किस में आता है, प्रोटेक्टेड में आता है। ठीक है, विच आर सेफ गार्ड फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन, इसको बचाया गया है फर्दर डिप्लेशन से। ठीक है, और फिर आता है अनक्लासिफाइड। ठीक है, अनक्लासिफाइड में क्या आ गए, बाकी जितने भी फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास है, इंडिविजुअल्स के पास है या कम्युनिटीज़ के पास है, वो किस में आएंगे, अनक्लासिफाइड। ठीक है, इसके अलावा एक याद रखना, जो रिजर्व है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे। ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड की बात करें, ठीक है, तो इसमें अगर देखें अपन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, एकदम कम है, ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे आप कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते हो, कोई भी एक्टिविटी, तो क्या है, आफ्टर परमिशन आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, और अगर अनक्लासिफाइड की बात करें तो ये क्या है, ओपन है, एक तरीके से क्या है, प्रॉपर ओपन है, यहाँ पे आप कुछ भी करिए। ठीक है, गवर्नमेंट को उससे नहीं लेना देना। ठीक है, तो ध्यान रखना, 3 तरह के अपन ने देखे फॉरेस्ट। पहला क्या था, पहला था प्रोटेक्टेड, पहला था रिजर्व्ड, दूसरा था प्रोटेक्टेड, तीसरा था अनक्लासिफाइड। और ठीक है, रिजर्व क्या था, एकदम रिजर्व है, उसमें किसी का आना जाना नहीं है, रिस्ट्रिक्शन फुल होगी। प्रोटेक्टेड में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है लेकिन रिजर्व के कंपैरेटिवली क्या है, कम देखी गई। ठीक है, और अनक्लासिफाइड क्या था, पूरा ही अपन कह सकते हैं कि भाई ओपन है। ठीक है, देखो इसके बाद अगर बात करें कि मेजर्स टू कंट्रोल अनमाइंडफुल डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो जो ये डिप्लेशन हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उसके उपायों की अगर बात करें, ठीक है, तो अपन ने देखा जो लॉ आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो ऐसा ही क्या है, ऐसे ही और लॉ आए और वो उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स में लाया जाए। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड की अगर और अपन बात करें, देखो इस्टेब्लिश बायोस्फीयर रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व की क्या की जाए, स्थापना की जाए। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट दी जाए। ठीक है, लॉन्चिंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो एंड अदर को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएँ। क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, और अवेयरनेस फैलाई जाए कि नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये मेजर्स आप एक बार वापस याद कर लीजिएगा। इनेक्टिंग किया जाना चाहिए, इन्फोर्स किया जाना चाहिए जो लॉज है। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, स्टार्ट किए जाने चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर और जैसे और प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाने चाहिए, जूलॉजिकल पार्क बनाना चाहिए और प्रमोटिंग अवेयरनेस को क्या है, प्रमोट किया जाना चाहिए। एक आता है चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट की अगर बात करें, ये चमोली या उत्तराखंड में हुआ था, ये याद रखना 1973 में उत्तराखंड के चमोली में ये हुआ था। ये एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था। ठीक है, और वहाँ पे जो मेल्स और फीमेल्स थे उन्होंने क्या किया था, जो पेड़ था उससे गले मिल गए ताकि लोग पेड़ नहीं काट सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, MCQ बेस्ड हो सकता है ना, ये MCQ बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
आगे चलें अगर, फिर आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें, कब लॉन्च हुआ था सबसे पहले अगर देखें 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century द टाइगर पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड एज 25 विच वाज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड 1827 बाय 1973, ठीक है। अगर बात करें जो 1973 में क्या था, जो टाइगर थे उनकी पॉपुलेशन कितनी रही थी 1827, वो कुछ ही टाइम में बढ़ के 20th सेंचुरी तक कितनी हो गई 55,000, ठीक है। इसके बाद थ्रेट, अब देखो जो टाइगर पॉपुलेशन है ना उसको थ्रेट क्या क्या है, तो देखो पोचिंग फॉर ट्रेड, हैबिटेट लॉस, डिप्लेशन ऑफ प्रे स्पीशीज, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। हो ये रहा है कि जो शेर है, जो टाइगर है, तो बांध है, उनका क्या करता है, उनका शिकार किया जाता है, उनको बेचा जाता है। अब जंगल में अपन घर बना रहे हैं तो उनका हैबिटेट भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है ह्यूमन पॉपुलेशन भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए क्या है, कुछ टाइगर रिजर्व भी बनाए गए हैं ना। टाइगर रिजर्व आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहला आता है कोरबेट नेशनल पार्क। कोरबेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, उत्तराखंड। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड, ठीक है। तो याद रखना कोरबेट उत्तराखंड, कोरबेट उत्तराखंड, कोरबेट कहाँ है, उत्तराखंड, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ठीक है। याद रखना सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। कोरबेट कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश। सरिस्का राजस्थान में। और मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, आसाम में। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, आसाम में है। जबकि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरला में। पेरियार कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। बांधवगढ़ की बात करूं मध्य प्रदेश में, सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में। मानस कहाँ है, आसाम में। पेरियार कहाँ है, केरला में। हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये अपन ने ये चैप्टर अपन ने देखा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बस ये हो गया, ठीक है। एक दो चीज़ें और है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें चिपको मोमेंट हो गया, ठीक है। चिपको मोमेंट के बाद अपन एक और देखते हैं, एक आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, है ना। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, अदरवाइज़ फिर बाकी रह जाएगा नहीं तो। देखो सबसे पहले एक आता है JFM। क्या आता है, JFM। इसका अगर फुल फॉर्म देखें, अपन तो आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। क्या आता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, ओडिशा में स्टार्ट हुआ था। याद रखना कहाँ पे हुआ था, ओडिशा में स्टार्ट हुआ था। इसमें बेसिकली हुआ क्या था, इसमें जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, है ना, लोकल कम्युनिटीज़ ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को, वहाँ के फॉरेस्ट को क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। और बात करें अगर इसका टाइम पीरियड की बात करें, इसका टाइम पीरियड अपन ये देख सकते हैं कि 1970 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1970 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप ये बात थोड़ी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक आता है बीच बचाओ आंदोलन। कौन सा आता है, बीच बचाओ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज फिर बाकी रह जाएगा। क्या आता है, बीच बचाओ। ये आपको फ़ॉन्ट सही नहीं लग रहा होगा शायद, वही चेंज कर लेते हैं वापस, ठीक है। देखो 1 मिनट, ठीक है। क्या देखा था अपन ने, बीच बचाओ आंदोलन करते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, सेव दी सीड्स।
आपको मैं दोनों लैंग्वेज में लिखवा दिया, मे भी किसी में भी आए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हुआ कहाँ पे था? उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, 1980s के आसपास हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? उत्तराखंड में 1980s के आसपास हुआ था। बेसिकली क्या है, वहाँ पे लोग है ना, जो ये केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स, इनके यूज़ को कम करने के लिए बेसिकली क्या है, ये मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। कि भाई इसका अपन उद्देश्य की बात करें, ठीक है, इसके एम्स की बात करें ना, तो इसका वही था, प्रिजर्व करो ट्रेडिशनल फार्मिंग को, है ना, कि भाई केमिकल्स का यूज़ तो सबसे कम करिए, लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उसको क्या किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो इसका सबसे मेन एम ही यही था, ठीक है। तो मैंने आपको 2 और एक्स्ट्रा बता दिए, बीच बचाओ आंदोलन, और एक और था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये 2 आप थोड़े से ध्यान में रखना, याद करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और फिर मैं आपके लिए एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आता हूँ, वाटर रिसोर्सेज का, जियोग्राफी का। तब तक के लिए प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेसिकली आप लोगों के लिए ही है चैनल, ठीक है। और अपन इसको, आपकी जो सीरीज़ है उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, और SST में 90+ का टारगेट रखेंगे, ठीक है ना। कितना का टारगेट? 90+ का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। छोटे छोटे सेशंस है, और बढ़िया अपनी स्पीड में कवर कर रहे हैं इन सबको। नोट्स ये दे रहा हूँ मैं आपको, इसको नोट डाउन कर लेना अगर नीड हो तो, अदरवाइज समझना और सीधा एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।